क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ प्रिपेयर क्या करना है, बैलेंस शीट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय अल्फा लिमिटेड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March as required by part 1 schedule 3 of the Companies Act 2013। तुम लोग ही बताओ कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। ठीक है, तुम लोग ट्राई करना, आ गया तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग तो मुझे बता ही सकते हैं। चलो बताओ, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल के अंडर में जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ पर यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी सेम पीपी। फर्नीचर पीपी। जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये लॉन्ग टर्म लोन्स है ना, तो किस में जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। फिर आता है मेरा इन्वेंट्री, बताओ इन्वेंट्री कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में डायरेक्ट, लेकिन इन्वेंट्री का हेड है तो उसमें चला जाएगा ये इन्वेंट्री में। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में चला जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, ये अलग से एक हेडिंग है, ट्रेड रिसीवेबल। शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस का मतलब क्या है, हमने किसी को क्या दिया, एडवांस दिया है। तो याद है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये जाएगा शॉर्ट टर्म एडवांसेस में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये रिजर्व्स प्लस ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ये। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ गया। अनसिक्योर्ड लोन, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ट्रेड पेबल, तो ये ट्रेड पेबल का अलग से एक हेड आता है, उसमें लिखना है। एंड लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, तो ये भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये लोन हो गया, देखो क्रेडिट साइड दिया है ना, मतलब ये अपना लोन है। ठीक है, नेक्स्ट। The following additional information is also provided. 10,000 equity shares were issued for consideration other than cash. ये नोट आ जाएगा। शेयर कैपिटल के ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है कि आउट ऑफ अबाउ 10,000 इक्विटी शेयर्स वेर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 2,60,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, ये भी नोट आ जाएगा। नोट मतलब अलग अलग बाइफर्केशन करके दिखाना पड़ेगा। देखो ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या, जिनसे मुझे पैसा लेना है, करेक्ट, उसमें से 2,60,000 ऐसे लोग हैं जिनका 6 महीने से भी ज्यादा क्या है, ड्यू है। तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि भाई उनको अलग दिखाओ, क्योंकि उनको, तुम लोग को उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है, भाई 6 महीने से पैसा लेना है, तुम पैसा नहीं दोगे तो मेरा रोलिंग बिजनेस कैसे चलेगा। तो इसलिए शेड्यूल क्या कहता है, उसको अलग हेड में दिखाओ। ठीक है। फिर द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, बताओ ये कॉस्ट दिया है तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मतलब ये बिल्डिंग का कॉस्ट है, मशीन का कॉस्ट है, और ये फर्नीचर का कॉस्ट है। एक बिल्डिंग का चेक करके आते हैं। देखो ऊपर बिल्डिंग कितना दिया है, 27,50,000, और नीचे उसका कॉस्ट कितना दिया है, 30 लाख। इसका मतलब 2.5 लाख रुपया क्या है, डेप्रिसिएशन। क्या करना है तुम्हें बताओ, ये प्रेजेंटेशन है खाली, तो तुम्हें बाइफर्केशन करके लिखाना है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, और तीनों का भी सेम वैसे ही प्रेजेंट करना है। ठीक है। फिर the balance of 7,50,000 in the loan account with the state finance corporation is inclusive of 37,500 for interest accrued but not due। लोन के अंदर किसका अमाउंट इंक्लूड है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, ये 7,50,000 को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इसके अंदर जो 37,500 इंटरेस्ट है ना, ये कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट वाला अमाउंट कहाँ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ये कहाँ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज। और बाकी का जो बच गया 7,12,500, ये मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अगेन वो लोन के ब्रैकेट में नीचे मुझे दिखाना पड़ेगा, दिस इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। व्हाट डू मीन बाय हाइपोथिकेशन, गिरवी रखा है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट में मैंने वो क्या लिया है, लोन लिया है। बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 10,000 विद ओमेगा बैंक लिमिटेड विच इज नॉट ए शेड्यूल बैंक, ये नोट आ जाएगा। मतलब ये होता क्या है, देखो जैसे ऊपर बैंक बैलेंस कितना है, 12,35,000, इसमें से मेरा 10,000 ऐसे बैंक में पड़ा है जो शेड्यूल बैंक नहीं है। तो मुझे सिर्फ बाइफर्केशन कि मेरे शेयर होल्डर्स को दिखाना पड़ेगा कि इतने पैसे इसमें पड़े, इसमें बाकी के इसमें पड़े। ट्रांसफर 20,000 फ्रॉम जनरल टू जनरल रिजर्व इज प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, प्रॉफिट में से माइनस करना है और जनरल रिजर्व में प्लस करना है। ये क्या होता है, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल टू
जनरल रिजर्व। हाँ, इसमें तो खाली बैलेंस शीट बनानी है ना अपने को तो, है ना। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 5% ऑन द पेड अप कैपिटल ऑन 2 अप्रैल। ये 11 की चल रही बेटा, 31 मार्च 2011। तूने ये पढ़ लिया 13। तूने ये पढ़ लिया शायद से 13, है ना, ये नहीं। 31 मार्च 2011, मतलब कंपनी ने अभी 2 अप्रैल को ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो हम लोग ये चीज को नहीं लेते हैं। कहाँ दिखाएंगे? नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में कंटीजेंट लायबिलिटी, ये अभी नेक्स्ट ईयर आएगा, अभी साल इसको हम लोग बुक्स में नहीं दिखाते हैं। आए समझ में? अब इसका तुम्हें क्या बनाना है? बैलेंस शीट। अब ऊपर देख के बताओ बैलेंस शीट में कौन से शेड्यूल। सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट में? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें शेयर कैपिटल का एक बन जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ रहा है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कुछ आया था क्या? नहीं। लेकिन करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज आएगा, ठीक है। फिर एसेट्स के अंदर पहले पीपीए आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। फिर नॉन करंट वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल आएगा, इन्वेंट्रीज आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएगा, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएगा। तो ये सारे शेड्यूल्स। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक और वो आ जाएगा, है ना। चलो बनाए पहले शेड्यूल, है ना, थोड़ा फास्ट फास्ट बनाएंगे, तुम लोग भी बनाओ साथ साथ मेरे। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8। चलो फटाफट फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ में। इन द बुक्स ऑफ, है कोई नाम? अल्फा लिमिटेड।
इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी था क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस तो हो गया था क्या? चलो कंप्लीट, फॉर्मेट कंप्लीट। ट्रेड पेबल में नोट का जरूरत नहीं है। देखो अब नोट किस में बनाएंगे हम लोग, एक तो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके बाद ट्रेड पेबल डायरेक्ट लिख देंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन डायरेक्टली आ जाएगा, पीपी लिखना पड़ेगा, फिफ्थ ट्रेड रिसीवेबल लिखना पड़ेगा, सिक्स इन्वेंट्री, दो चीज थी उसमें इसलिए लिखना पड़ेगा, सेवेंथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाइफिकेशन दिखाना है, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ऊपर एक ही चीज ही तो डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें ना ये मेरे को लग रहा है इन्वेंट्री ऊपर आता है, ट्रेड रिसीवेबल नीचे आता है फॉर्मेट में, चेक करना है ना, कर ले करेक्शन। ठीक है, चलो अब नीचे। हाँ, नहीं ऐसे चलता है ऊपर नीचे। चलो अब नीचे नोट्स टू अकाउंट्स, फटाफट जो ऊपर जो अपन ने लिखा नोट्स टू अकाउंट्स लिख लो नीचे। फर्स्ट पहले शेयर कैपिटल, ये लिख के स्पेस छोड़ दो। सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, स्पेस छोड़ दो। रिजर्व सरप्लस, थर्ड क्या था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिर अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, फिर पीपी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश। फिफ्थ लिख लो पीपीई, सिक्स ट्रेड रिसीवेबल, सेवेंथ इन्वेंट्री, और लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन, करें स्टार्ट। देखो अब सबसे पहले एक एक आइटम पढ़ते जाएंगे और उसकी पोस्टिंग करते जाएंगे हम लोग। पहला क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका कोई ऑथराइज्ड वगैरह कुछ लिखा था नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 100 और 50 लाख लिख लो सीधा, कहाँ पे, नोट नंबर 1 में 50 लाख अमाउंट है, 100 ईच। तो शेयर कैपिटल के अंदर इसमें हेडिंग में सब एक ही लिख देना, ऑथराइज्ड भी यही है, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब। जब कुछ नहीं दिया तो अपन सब यही ले लेंगे ना। अमाउंट में आ जाएगा तुम्हारा 50 लाख, एक शेयर 100 का है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, 50,000 शेयर्स, करेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हें कैसे लिखना है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। हाँ वो जब आएगा तब लिख लेंगे लाइन से। हाँ और क्या है, एक 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 लिख देंगे ना, ठीक है। ये हो गया कॉल सिनेरियस, क्या करना है, माइनस, तो 5,000 इसमें से माइनस कर दो, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी पड़ेगी ना वो लिखने के लिए। चल लिख लेते, तू बोल रहा है। 10,000 इक्विटी शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना, तो लिख लो आउट ऑफ अबाउ 10,000 equity shares of rupees 100 each, where
issued for consideration other than cash, were issued for consideration other than cash. और फिर इसमें से तुम लोग माइनस कर दो क्या, कॉल्सिन एरियर्स। कॉल्सिन एरियर्स आ जाएगा 5000, तो ये तुम्हारा आंसर 4995, 4995। डन, ये डन। नेक्स्ट, अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्चर्स। बताओ इन तीनों का क्या दिखाया था क्वेश्चन में। ये डब्ल्यूडीवी है, कॉस्ट वहां पे था, तो अपने को प्रेजेंटेशन कैसे, देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। चलो जाओ पीपी में, पहले लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, फिर क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, और फिर था फर्नीचर। ठीक है, जो तुम्हें वैल्यूज दी थी ऊपर, कितना वैल्यूज है देखो, 2750, 2625, 2750, 2625, और तीसरे का क्या था, बताना क्या है, 3,12,500। ये वैल्यू बाहर क्यों लिखी बताओ, क्योंकि ये सब डब्ल्यूडीवी है। जो कॉस्ट आएगा वो कहाँ लिखेंगे, अंदर, और जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो तुम्हारा डब्ल्यूडीवी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भाई फर्नीचर का 250 था ना दोस्त, डब्ल्यूडीवी। और 2625 है ना उसका भी। क्या यार, 2,50,000। मेरे तो क्या मिट के कट हो जाएगा, बाकी लोग ने जो लिख लिया उनको फिर वो वाइटनर वाइटनर से लगाना पड़ता है, बहुत लंबा काम हो जाता है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है, 10,50,000। याद है जनरल रिजर्व में भी कुछ एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे तुम लोग जनरल रिजर्व क्या करोगे, अंदर के कॉलम में लिख दोगे। जनरल रिजर्व कितना अमाउंट है, 10,50,000। तो जनरल रिजर्व अंदर लिख देना 10,50,000, और एक लाइन छोड़ दो, जब आएगा तब लिखेंगे अपन। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व के बाद लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 7,50,000। बताओ इसका क्या एडजस्टमेंट आया था, कि इसमें से कुछ इंटरेस्ट हम लोग को हटाना था, करेक्ट। तो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कहाँ लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिखो, यहाँ पे लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अमाउंट अंदर ही लिख देना 7,50,000। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अमाउंट 7,50,000। फिर इसके बाद था तुम्हारा इन्वेंट्री, कहाँ पे, इन्वेंट्री अपने अलग से बनाया हुआ है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का 2.5 लाख और 10 लाख। इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री तुम्हारी 2,50,000, और इसकी तुम्हारी 10 लाख, सो टोटल 12,50,000। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट। इन्वेंट्री के बाद आ रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स,
कहाँ लिखे इसको, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ना, तो डायरेक्टली लिख लो 6,40,000। इसका शायद से अपन ने डायरेक्ट लिख लेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पे लिख लो शॉर्ट टर्म प्रोविजन 6,40,000। ठीक है, अगर जरूरत लगे तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हो प्रोविजन फॉर टैक्स 6,40,000। फिर ये हो गया। नाउ ट्रेड रिसीवेबल 10 लाख, क्या करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि इसका बाइफर्केशन अपने को करना है। तो ट्रेड रिसीवेबल के कॉलम में जाके लिख लो 10 लाख ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ पे देखो बाइफर्केशन कैसे था, आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ, और फिर अदर अदर डेब्ट्स। ये दोनों का टोटल कितना है, ये दोनों का टोटल है 10 लाख। ये दोनों का टोटल है 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म एडवांसेस बनाया ना अपने, शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस 2,13,500, ये शायद से डायरेक्ट है शॉर्ट टर्म, हाँ। तो डायरेक्ट अमाउंट लिख लो 2,13,500, 2,13,500। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 433,500, याद रखना। इसमें से क्या करना था मुझे, कुछ अमाउंट जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है, तो ये अमाउंट को भी कहाँ लिखेंगे अपन, अंदर लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 433,500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,33,500, 4,33,500। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड तो डायरेक्ट लिख लेंगे, कैश एट बैंक के लिए अपने को क्या था, कुछ एक बाइफिकेशन करना था। ठीक है, तो लिखो दोनों भी, एक कैश इन हैंड 150, कैश इन हैंड 1,50,000, और नीचे कैश एट बैंक अंडरलाइन करके इसमें दो चीज लिखना, इन शेड्यूल्ड बैंक, और दूसरा इन नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है कितना बैंक बैलेंस अपना 12,35,000। तो जो भी तुम्हारा बाइफिकेशन आएगा वो दोनों मिला के 12,35,000, 12,35,000। ठीक है, नेक्स्ट अनसेक्योर्ड लोन किसमें, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लिख लो वहां पे अनसेक्योर्ड लोन 6,05,000 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। अनसेक्योर्ड लोन अमाउंट है 6,05,000, 6,05,000 अनसेक्योर्ड लोन 6,05,000। नेक्स्ट ट्रेड पेबल डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 लाख। ट्रेड पेबल यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख दो डायरेक्टली 8 लाख, ट्रेड पेबल 8 लाख। फिर इसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। देखो अपने ऊपर चॉइस है, या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, अभी दोनों में कहीं पे भी डाल सकते हैं अपन। ठीक है, ना रिलेटेड पार्टीज कौन सी होती है, तुम लोग ने पढ़ा है एएस में, कौन सी होती है बताओ। हाँ, तो अभी इनको, इनका जो लोन्स एंड एडवांसेस है, अब दो ऑप्शन है, या तो लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म, कहीं भी डाल सकते हैं अपन। लॉन्ग टर्म का बनाया हो वही लिख लो, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज।
लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज अमाउंटेड 2 लाख। चलो पोस्टिंग सारी हो गई। अब एक एक हम लोग एडजस्टमेंट लिखते जाएंगे। देखो फर्स्ट कर लिया सॉल्व हम लोग ने, खाली उसका डिस्क्लोजर देना था, लिख दिया अपन ने। द कॉस्ट नहीं सॉरी, सेकंड क्या है, ट्रेड रिसीवेबल 260 क्या है, आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। तो ट्रेड रिसीवेबल में जाओ और वहां पे ये जो तुम्हारा फिगर है ये कितना है, 2,60,000 आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। तो बाकी का कितना होगा, 7,40,000। तो सिर्फ क्या करना है तुम्हें, डिस्क्लोजर देना है बस। ठीक है, एक 2,60,000 है तो बाकी का 7,40,000। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल के बाद कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये सबके क्या है, कॉस्ट 30 लाख, 35 लाख और 3 12 500। तो लिखते जाओ पीपीई में, इसका कॉस्ट है 30 लाख, इसका कॉस्ट है 35 लाख और इसका कॉस्ट है 3,12,500। तो इन सबका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। पहले वाले का आ जाएगा 2.5 लाख, दूसरे का निकालना 8,75,000 और इसका 62,500। कर लो तीनों में। डन है ना। नेक्स्ट, इसके बाद ये वाला, the balance of 7,50,000 in the loan account with state finance corporation is inclusive of 37,500 for interest accrued and due। तो मुझे उस लोन में से माइनस करके कहाँ लिखना है, अदर करंट लाइबिलिटीज में। तो माइनस करो 37,500 इस लोन में से, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू 37,500 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 7,12,500 और इस इंटरेस्ट ड्यू को कहाँ लिख देंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू 37,500, 37,500। ठीक है, डन। ना अब इसमें एक चीज और थी, द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका भी अपने को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कहाँ देंगे अपन, देखो जगह यहाँ पे बनाएंगे अभी अपन। हमारे बन गई। अब इसके ब्रैकेट में लिखेंगे, द above loan is secured by hypothecation of plant and machinery। The above loan is secured by hypothecation of plant and machinery। ये सेम सेंटेंस तुम्हें वहाँ पे लिखना है, the above loan is secured by hypothecation of plant and machinery। नेक्स्ट, जो बैंक में है 10,000 किसका है, नॉन शेड्यूल बैंक का है, मतलब बाकी का शेड्यूल बैंक का है। तो लिख लो बैंक बैलेंस में 10,000, 10,000 नॉन शेड्यूल बैंक का है तो बाकी का 12,25,000 शेड्यूल बैंक का है। 10,000 नॉन शेड्यूल तो 12,35,000 शेड्यूल बैंक का है। ठीक है, फिर और क्या बचा है, ट्रांसफर 20,000 फ्रॉम जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व, सॉरी। तो जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस था यहाँ पे लिखो माइनस ट्रांसफर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20 है ना, माइनस करेंगे 4,13,500
और इसमें आ जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, तो आउटर कॉलम में आ गया 10,70,000। और लास्ट एडजस्टमेंट तो क्या था, डिविडेंड वाला था, वो इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब सारे हो गए अपने, अब एक एक को क्लोज करते जाना है और ऊपर वैल्यू लिखते जानी है। 14,83,500, ठीक है। फिर ये बताओ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 15,17,500, ये तो आ जाएगा 37,500। फिर फिफ्थ का 56,25,000। ट्रेड रिसीवेबल तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 10 लाख। इन्वेंट्री आ गया 12.5 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 13,85,000। सबकी टोटल करके अब अपने को क्या करना है, ऊपर खाली लिखना है। चलो बताओ। शेयर कैपिटल वापस से 49,95,000, 14,83,500, 15,17,500। किसका है, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज का था ना एक 37,500। हाँ अदर करंट लाइबिलिटीज है ना 37,500। अब टोटल बताना। 73, 94, 73, 500, ठीक है। अब पीपी की टोटल 56,25। ट्रेड रिसीवेबल 10 लाख। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 13,85। नहीं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 13,85 है। इन्वेंट्री 12,50 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 13,85। और तुम्हारी इसकी भी टोटल आ जाएगी 94,73,500। फाइनली तुम्हारी बैलेंस शीट टैली। हाँ ये रहा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, खाली बस ऊपर से वो 37,500 माइनस करके यहाँ लिखना था बस। और कुछ रह गया तो बता दो। अब बारी है किसकी, होमवर्क। चलो आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। रिंग रिंग करेंगे। तो अभी किसने करना है, जब तुम्हें फुर्सत का लम्हा मिले, आधा पौना घंटा, कुछ लग रहा हो कि जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं करने के लिए, तब ये लेके बैठना। वही तो है यार। चलो देखो, रिंग लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ 10 लाख। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। तो कहाँ लिखोगे इसको, शेयर कैपिटल के हेड में लिख देना है तुम्हें ये नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। फिर डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 इज द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स एज ऑन 31 मार्च। बताते जाओ। बिल्डिंग पीपी, मशीन, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इन्वेंट्री, लूज टूल्स ये भी इन्वेंट्री में ही जाता है, ठीक है। सेल्स, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर करंट लाइबिलिटीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये ओपनिंग बैलेंस है। मैं नहीं रोकता तो शायद सारे ये बता देता है। वो, वो इसलिए मैं रोकना पड़ेगा, हाँ भाई रुक जा तू। ये ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का, याद करो 11th में हम लोग करते थे कि न्यू प्रोविजन आता था, फिर वो उसमें से माइनस करके दिखाते थे, बस वैसे ही कुछ होगा। 2 मिनट देखते हैं, इसको रखो साइड में। हाँ वाहियात एडजस्टमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज्ड फिनिश गुड्स का बताओ। परचेज रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड लिखा है तो रॉ मटेरियल कैसे होगा, ये तुम्हारा परचेज में चला जाएगा। क्या हो गया तुम लोग को आज। सैलरी किसमें, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी अपन एम्प्लॉय को देते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। डायरेक्टर फीस, ये अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय नहीं होता है लेवल पे ना भाई। रेंट, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, इन्वेस्टमेंट,
कुछ नहीं बोला है तो कुछ नहीं बोला है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट चेंजिंग क्या, वो इन्वेंटरीज होता है, ये इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है अपनी, तो इंटरेस्ट एक्रूड है, लेकिन एक्रूड गलत। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अदर करंट एसेट्स। भाई इंटरेस्ट अक्रूड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत फर्क है ना। अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता तो बोल सकता कि तो इनकम था, लेकिन ये इंटरेस्ट अक्रूड है। डिबेंचर इंटरेस्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट। एडवांस टैक्स, शॉर्ट टर्म एडवांसेस में, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रेड पेएबल, वो पीपी में से माइनस कर देंगे अपन ये खाली, ठीक है। डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, पूरा पढ़ो बेटा। देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए था, सर ये भी तो डिबेंचर इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मतलब अलग अलग नाम से दो बार इंटरेस्ट थोड़ी पे करेंगे हम लोग। बेटा आगे पढ़ो, मैं वही बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्रूड बट नॉट ड्यू, लिखा तो है आगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्रूड बट नॉट ड्यू। अब बताओ कहां जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब बोलना था तब तो बोलेगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। भव्य क्या हो गया तुझे आज, ये बता। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर इनकम। अनक्लेम डिविडेंड, इसका मतलब क्या है अनक्लेम डिविडेंड? जो क्लेम करने आए नहीं, डिविडेंड लेने आए नहीं, तो ये मेरा अदर करंट लाइबिलिटीज, देना तो पड़ेगा ना, ये अपनी लाइबिलिटीज हो गई। चलो एक एक एडजस्टमेंट ध्यान से समझना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000। चेंजेस इन इन्वेंट्री, अच्छा वहां पे प्लस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा? माइनस में आएगा, क्यों? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज मोर। नॉर्मली मेरा जो चेंजेस इन इन्वेंट्री है वो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग मतलब ओपनिंग मेरा ज्यादा है, यहाँ पे क्लोजिंग मेरा ज्यादा है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस। अच्छा फिर ये एडजस्टमेंट दिया तो इसका कहीं ना कहीं सेकंड इफेक्ट भी जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सेकंड इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए? देखो ऊपर मुझे क्या दिया था, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया था। ऊपर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया था, तो मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा, 160, उसमें प्लस करेंगे। तो ये 160 कहाँ जाना चाहिए, 160 ये तुम्हारा जो परचेज है उसमें प्लस, उसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आगे देखो, प्रोविजन टू डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 4% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स कितना देखो ऊपर, 2.5 लाख, 2.5 लाख का 4% निकालो, 2.5 लाख का 4% है 10,000। हाँ देखो मैं डेटर्स में से कितना माइनस करूंगा, 10। ये तो कंफर्म, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होता है वो मैं डेटर्स में से माइनस करूंगा, लेकिन ऊपर मुझे प्रोविजन ऑलरेडी कितना दिया था, कहाँ गया, 6,000। तो 4,000 का और कहाँ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में, कहाँ पे, कौन से हेड में, अदर एक्सपेंसेस। तो इसमें से 6,000 माइनस करेंगे, बाकी का 4,000 कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। समझ में आया? अगर ये पहले का 11,000 दिया होता तो कहाँ, अदर इनकम में जाएगा ना फिर वो, हाँ। प्रोविजन, मेक ए प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, ये तो आता है। वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स माइनस करेंगे, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर जाएगा। depreciation expense include depreciation of 16,000 on building and that of 24,000 on machine। क्या इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है, मतलब डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या आता है, और ठीक है, लेकिन बेटा एसेट ऑलरेडी नहीं, ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है क्या, चेक करो, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब अब उसका दो इफेक्ट नहीं जाएगा।
तुम्हें सिर्फ उसका बाइफर्केशन दिया कि 40 आया कैसे है, ये 40 आया कैसे है, 16,000 बिल्डिंग का है और 24,000 मशीनरी का है। बस सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है अपने को इसका, वापस से इसका दो इफेक्ट मत दे देना। समझ में आया? फिर नेक्स्ट, वो तो पीपी में से माइनस हो जाएगा ना बस। फिर the directors declare a dividend at the rate of 25% on 2nd April and transfer to general reserve at the rate of 10%। दो एडजस्टमेंट है, एक तो पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इसकी याद रखना, कोई एंट्री हम लोग पास नहीं करते, लेकिन मुझे जनरल रिजर्व में 10% ट्रांसफर करना है। कैसे करोगे? कौन से अमाउंट का करोगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स आएगा उसका 10% तुम कहाँ ट्रांसफर करोगे? जनरल रिजर्व में। भाई बिफोर टैक्स में थोड़ी आता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है ना ये। ठीक है, ये इसका लास्ट वाला बता दो तो मजा आ जाएगा। क्या बोल रहा तू? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्या करूं इसका मैं? अरे इसका करूं क्या, तुझे बता। अरे इस एडजस्टमेंट मीनिंग बता, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड। हाँ मतलब हम लोग ने पहले ही बैंक से जाके पैसे निकलवा लिए और मैंने उसको बैंक में डिस्काउंट कराया था, लेकिन अभी तक इस बिल की मैच्योरिटी डेट नहीं आई है। ये सब तुम्हें आता है, लेकिन मैं इसका करूँ क्या इस एडजस्ट? हाँ, बिल रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा और कैश में प्लस हो जाएगा। सही बोला तूने, गलत एक मजाक मजाक में सही आंसर बता दिया सर, छोड़ो इसको, करना ही नहीं है। एक्चुअल में इसको नहीं करना है। ये होता क्या है तुम लोग को बताता हूँ। जब दिमाग लगा के आंसर दे रहा था तो आंसर सब गलत आ रहे थे। ऐसी मजाक मजाक में बोलते थे छोड़ो सर, तो वो सही आ गया आंसर। देखो ये होता क्या है, सी, मैंने मेरे पास एक, समझिए इससे तेसे नहीं तो भव्य से मैंने एक बिल लिया था, करेक्ट, और वो बिल 3 महीने बाद भव्य भव्य इसका पैसा देने वाला था, 3 महीने बाद, करेक्ट। पर मैंने क्या किया, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, मतलब मैंने 3 महीने पहले ही पैसा ले लिया। अब 3 महीने बाद क्या होगा बताओ? 3 महीने बाद बैंक वाले किसके पास जाएंगे? भव्य के पास, कि भव्य इसका पैसा मुझे दे दे, तो हमारा तीनों का ट्रांजेक्शन खत्म। लेकिन अभी बोला है कि इसकी मैच्योरिटी डेट आई नहीं है, 3 महीने बाद होगा, ये जो भी डेट का होगा 3 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा। तो मेरे लिए फिलहाल ये क्या होती है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्यों? अगर 3 महीने बाद जब बैंक वाले इसके पास आए और इसने भव्य ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो लाइबिलिटी किसकी आ सकती है? मेरी आएगी, क्योंकि बैंक वाले मुझसे वसूल करेंगे। तो याद रखना, ये मेरी कौन सी लाइबिलिटी होती है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। इसको कहाँ शो करना है अपने को? पूरे बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना है। क्लियर? तो इसका अलग से ये सब मत करने लग जाना ये। अब समझ में आ गया? तो बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड का मतलब क्या है? मैंने बिल का पैसा ले लिया है लेकिन अभी तक उसकी मैच्योरिटी आई नहीं है, तो मेरे ऊपर अभी भी वो घंटी लटकी हुई है कि कभी भी हमारे ऊपर पेमेंट आ सकता है। क्लियर? अब कर लोगे ये क्वेश्चन? पक्का? ट्राई करना तुम लोग भी, है ना, ट्राई करना, आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, टैक्स वाला भी कुछ नहीं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पता है तुम लोग को? तो नीचे आता है देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स निकालेंगे, और वो टैक्स का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज में। कोई बात नहीं, नहीं आया तो लोड नहीं लेना आपने इतना। मेरे जो वीडियोस भेजे ना मैंने, वो गो थ्रू कर लेना, वो गो थ्रू करोगे ना, उसमें एक क्वेश्चन में आया हुआ है ये, वो समझोगे तो आराम से हो जाएगा। थोड़ा फास्ट मोड पे करके कर लेना। हाँ, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। अपने को तो इस साल का प्रोविजन करना है वो, तो वो जो इनकम बिफोर टैक्स आएगा उसका 30% करना है और स्ट्रेट अवे अदर करंट लायबिलिटीज में लिख देना है। अभी एडजस्टमेंट नहीं होता है वो। एडजस्टमेंट कब होता है? जब इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स हो जाती है, जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तभी। तब वो जो मेरा एक्चुअल टैक्स आएगा उसके साथ वो एडवांस टैक्स क्या होता है? सेट ऑफ होता है। अभी कुछ नहीं करना होता उसको, अभी तो तुझे प्रोविजन करना है। बिफोर टैक्स में से हाँ 30%, और उसका सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो याद, करोगे तभी तो मजा आएगा। और एक क्वेश्चन
बिना एक्सप्लेनेशन तुम लोग ट्राई करना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा उसको, क्योंकि इतने करने के बाद अब ये 10 तो आना ही चाहिए। और बहुत सारे एडजस्टमेंट तुम्हें लगेंगे अरे सर ये तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम लोग ने किया हुआ है, ये किया हुआ है, ऐसे। तो भले तुम लोग आज 9th नहीं करोगे चलेगा, लेकिन 10th तो जरूर करोगे। कल तो 10th करके लाना, मुझे मैं चेक भी करूंगा कल। और फिर होमवर्क नहीं करके लाया तो कल पनिशमेंट भी मिलेगी। 10th वाला क्वेश्चन करना ही है, मतलब करना ही है। ठीक है, चलो कल मिलेंगे।